नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपना पहला चैप्टर जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों अपना चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अपनी हम इंडियन पॉलिटी की लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहले जिन्होंने आइडिया दिया था वो थे एम एन रॉय जी के द्वारा ही 1934 में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसका आइडिया दिया गया था। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बननी चाहिए। इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया था, ठीक है। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया ये जरूर बनेगा और बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई भी बाहर से आके इसमें दखल नहीं देगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इलेक्शन होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे होगी, ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस होगी। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन हुआ करता वहाँ पे सभी लोगों को वोटिंग की राइट्स नहीं दी गई थी। वहाँ पे खास करके महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, बहुत सारे लोगों को शामिल नहीं किया गया था। और यहाँ पे बस वोटिंग वही कर सकते थे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे या फिर बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, उन्हीं को बस यहाँ पे वोटिंग्स की राइट दी गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इलेक्शन होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस होगी, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। उस टाइम तो दोस्तों शायद 21 साल था, अभी 18 साल हो गया है। इसमें थोड़े से अमेंडमेंट हुए थे तो इसको चेंज कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने उस टाइम एडल्ट फ्रेंचाइज का जिक्र किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि, और एक और बात मैं बता दूं कि दोस्तों बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो जो जब इंडिपेंडेंट हुए तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस के कई सालों बाद तक भी वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग के राइट्स नहीं मिले थे। लेकिन इंडिया में ऐसा अपना नहीं हुआ था। नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मेन में और वुमेन में कोई भी भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज कहा था, एडल्ट यानी कि जो लोग भी थे, जो भी 18 साल या फिर उस टाइम में 21 साल आप बोल सकते हो, 21 साल के ऊपर जो थे वो वोट कर सकते थे, वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। और जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट की गई थी उसको अगस्त ऑफर कहा जाता है। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इंडिया आए, ठीक है। वो ब्रिटिश के कैबिनेट मेंबर थे, वो इंडिया आए। ब्रिटिश जो उन्होंने कहा ये कि आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग कर रहे हैं वो आपकी पूरी होगी, जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मांग कर रहे हैं वो आपका बनेगा, लेकिन आप इसको वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद अडॉप्ट करना। उस टाइम इन्होंने इसलिए ये कहा था क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो 1942 का जो सेक्शन है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का ही है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वो अडॉप्ट करें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश उस टाइम जो ब्रिटिश उसमें इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वार में, तो वो चाहते थे कि इंडियंस जो थे वो उसका साथ दे, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्स प्रपोजल है, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इंडिया में एक प्रपोजल लेके आए थे, वो महात्मा गांधी के द्वारा बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और इसे पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया गया था। दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बहुत अच्छे से लिख दिया है। ये उसको पोस्ट डेटेड चेक का भी नाम दिया गया था, किसको, क्रिप्स प्रपोजल को, ठीक है। और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग के द्वारा तो ये रिजेक्ट हुआ ही था, क्योंकि वो तो एक जिद पे बस अड़े हुए थे कि हमें एक नया स्टेट चाहिए, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। और जो फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात चल रही थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन हालांकि उस बाद में उस चीज़ को उन्होंने मान लिया गया था क्योंकि उस टाइम बहुत पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी, ठीक है। तो बाद में उस चीज़ को माना गया और अलग एक देश पाकिस्तान बन गया जो इंडिया से अलग हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो स्लाइड है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो नवंबर 1946 में
फॉर्मुलेट की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बन गई थी किसके अंडर में, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में। जिस दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके स्कीम पे फॉर्मुलेट की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के स्कीम पे फॉर्मुलेट किए गए थे, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, कुछ फीचर्स क्या क्या थे दोस्तों। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 389 थी, जिसमें से 296 जो ब्रिटिश इंडिया को दे दिया गया था, और 29 जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को दे दिया गया था। अब इसमें से भी 292 मेंबर इसको फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें 292 मेंबर जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस को दे दिए गए थे। उस टाइम दोस्तों 11 ही प्रोविंस थे हमारे इंडिया में, बाद में ना टूट टूट के बहुत सारे बन गए, और अभी चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। ये तो बच्चों को भी याद होगा दोस्तों, आप जरूर बताना। बाद में टूट टूट के वो अलग अलग स्टेट बन गए, ठीक है। लेकिन उस टाइम में 11 प्रोविंस ही थे, और जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरीज। अब और आपके लिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि उस टाइम में चीफ कमिश्नरीज कौन थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन थे। और जो 93 सीट बचे थे दोस्तों, 296 तो ब्रिटिश इंडिया को चीफ कमिश्नर प्रोविंस को दे दी गई थी, लेकिन उसमें 93 सीट तो बच गए, 93 सीट दी गई प्रिंसली स्टेट को। तो दोस्तों 296 सीट दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, आप बस इतना याद रखना है, ठीक है। 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, और 93 सीट जो थे वो प्रिंसली स्टेट को दी गई थी, ठीक है। और जो सीट जो अलाउड की गई थी वो दोस्तों 1 मिलियन पे 1 सीट उसके प्रोपोर्शन में दी गई थी। रफली आप ये मान सकते हो कि 1 मिलियन पे 1 सीट दी गई थी, ठीक है। और जो भी ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट थे वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर दिए गए थे, जिसमें से मुस्लिम, सिख्स और जनरल। दोस्तों यहाँ पे ये होता था ना कि वो उन्होंने तीन कम्युनिटीज़ में तो बांट दी। अब क्या होता था ना कि ऐसा होता था कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देंगे, ठीक है, मुस्लिम सिख को वोट देंगे, और जो जनरल थे यानी हिंदू इन दोनों को छोड़ के, मुस्लिम और सिख को छोड़ के वो उसको वोट देंगे। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जैसे मान लो ये हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हिंदू तो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदू उस टाइम मेजोरिटी में थी, तो हिंदू को छोड़ दे जनरल मान लेते हैं, ठीक है। जो जनरल थे, मान लो उनके जो इलेक्टेड मेंबर थे वो उसी कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। मान लो मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो इलेक्शन होगा उसमें बस मुस्लिम ही वोट देंगे, और वही उसको जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वोटिंग होती थी दोस्तों, ये एक वोटिंग का मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही सिस्टम दोस्तों अभी चलता है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है वो इसी बेसिस पे होती है, इसी वोटिंग प्रक्रिया से होती है। दोस्तों अब जब मैं प्रेसिडेंट का जब चैप्टर लूँगा तो इसको मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। अभी बस आप इतना ही जान लो कि एक लोग बहुत सारे लोगों को वोट दे सकते हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन हुआ करते थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट जो थे वो नॉमिनेट किए जाते थे किसके द्वारा, प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे उनके द्वारा। इस पॉइंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि पहले तो आपने कहा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पे इलेक्ट होके आएगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ नॉमिनेट करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थी, यानी कि आप ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल फ्रेंचाइज। वहाँ पे तो फेडरल फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन हुआ ही नहीं था, वहाँ पे तो कुछ और चल रहा था। जैसे हम क्या करते हैं ना, वो जो मैंने आपको कहा ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, उसी के थ्रू इलेक्शन हुआ था। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी ना हुआ, जैसे हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, जैसे हम एमएलए और एमपी को इनको डायरेक्टली चुनते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका एक वोटिंग होता है जिससे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। और जो इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हेल्ड हुआ था दोस्तों 1946 जुलाई और अगस्त के बीच में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो 208 सीट लाए थे, और मुस्लिम लीग ने लाए थे 73 सीट, और जो अदर थे वो उन्होंने 15 सीट लाई थी। दोस्तों आप ये चीज़ याद रखना कि मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ तक साथ चल रही है, ठीक है। बाद में जाके वो अलग हो जाती है, तो वो हम आगे देखेंगे। और जो 93 सीट दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसली स्टेट को 93 सीट अलॉट की गई थी दोस्तों, वो फुलफिल हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना चाहते थे। दोस्तों क्यों दूर रहना चाहते थे, एक बार सोच के देखो। मान लो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेते, ठीक है,
उसके बाद क्या होता, उनका जो राज्य है वो छीन जाता, ठीक है। उसके बाद तो उनकी पावर सारी चली जाती, सारी उनका राज चला जाता, उनका शासन खत्म हो जाता। तो उनको इस चीज़ का डर था, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उन्होंने दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि वो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो इंडिया के सारे सेक्शन थे उसमें, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, इंडियन क्रिश्चियन जो थे वो भी थे, SC ST और वुमेन सब थे उसमें, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब थे, लेकिन 2 लोग नहीं थे, और वो दो लोग कौन थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने उसको अटेंड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, या तो आप UPSC का देख लो, या फिर CGL का देख लो, SSC का देख लो, बैंकिंग का देख लो, कोई भी आप उठा के देख लो, उसमें देखोगे आप ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा अटेंड नहीं किया गया था, वो कौन थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, वो पहली मीटिंग हुई थी December 9, 1946। दोस्तों इस चीज़ को एकदम रट लेना, दिमाग में एकदम बैठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी UPSC या फिर कोई भी एग्जामिनेशन पेपर में पटक सकती है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए, जिसमें 211 मेंबर ने अटेंड किया था, और मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वो तो सेपरेट स्टेट का मांग कर रहे थे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग कर रहे थे, तो इन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया। याद रखिएगा, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि बहुत ही पुराने मेंबर थे, उनको बनाया गया टेम्पोररी प्रेसिडेंट। और ये फ्रेंच में एक प्रैक्टिस चलती है, ठीक है, जिसमें जो सबसे पुराने मेंबर होते हैं उनको हेड बनाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के अंडर में सब चीज़ हुआ था सबसे पहले। दोस्तों होता है क्या है, हमारे घर में ही देख लो, मान लो घर में आपके दादाजी हैं जो सबसे बड़े हैं, किसी घर में दादा होंगे, किसी घर में परदादा होंगे, ठीक है। आप सबसे बड़े मेंबर को मान लो, तो उन्हीं को एक तरह से मुखिया माना जाता है। घर में कोई भी काम होता है तो उनकी राय ज़रूर ली जाती है, क्योंकि वो घर के मुखिया हैं, घर के बड़े हैं, सबसे पुराने सदस्य हैं। तो क्या हुआ, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, आपको पता है ना, इससे पिछले लेक्चर में भी सचिदानंद सिन्हा का जिक्र हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। लेकिन ऑन December 11, दोस्तों ये 11 होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको करेक्ट कर लेना। December 11, 1946 को प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो SC मुखर्जी बने थे। और BN राव जी को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया था ऑफ द असेंबली, ठीक है। BN राव और MN रॉय, दोनों दोस्तों, इन दोनों पर्सनैलिटी में आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। MN रॉय ये जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था, ठीक है। और जो BN राव जी थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों पार्ट 1 में हमें बस इतना ही पढ़ना था, पार्ट 1 अपना खत्म हो गया। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, और जो बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगर फ्री की चीज़ है तो आप इसको शेयर करो। ऐसा नहीं कि फ्री की चीज़ मिल रही थी आपको उसको कदर नहीं होगा, आप उसको शेयर नहीं करोगे, आप उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो जिसको ज़रूरत होगी उनको ज़रूर काम आएगी, ठीक है। उसको शेयर भी करना। और एक और बात मैं बता दूं कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ हमारी ज्योग्राफी की GC लियोंग की बुक भी चल रही है, जिसमें मैं ज्योग्राफी को बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपकी ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बहुत ही ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखना, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और जो कमिटीज़ बनी थी उसके साथ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ शुभम। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।